एलिमेंट्स। तो जैसे ग्रुप सिस्टम के अंदर आते हैं उससे टीपो ऑक्सीजन, सल्फर से टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है इन सभी एलिमेंट्स में से अर्थ के अंदर। ऑक्सीजन 46.6% बाय मास अर्थ क्रस्ट में है और ड्राई एयर के अंदर 20.9% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अकेरेंस की बात हो गई, ठीक है। अब है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स को चारकोजेंस भी कहते हैं। चारकोजन क्यों कहते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड से डिवाइड हुआ है जिसका मतलब है प्रास या फिर एसोसिएशन ऑफ सल्फर एंड इट्स कॉन्जेनर्स विद कॉपर, ठीक है। जो सल्फर को आसपास लेकर के इनका नाम चारकोजेंस दिया गया है। अब है कि इनके अकेरेंस क्या क्या है। ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है। सल्फर जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर सिर्फ 0.03 से 0.1% पाया जाता है और प्राइमरी वो हमें बहुत सारे ओर्स के फॉर्म मिल रहे हैं जैसे जिप्सम CaSO2, एप्सम सॉल्ट MgSO4, 7s2, बाल्टे BaSO4 और सल्फाइड सच एस गलीना, जिंक ब्लेंड और कॉपर पायराइड्स, ठीक है। जो वॉल्केनोस उसके अंदर सिर्फ गैस निकलती है। हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर भी सल्फर है। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे एग, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर और वुड, इन सब में भी सल्फर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सेलोरियम और टेल्यूरियम जो है वो मेटल सेलाइड्स और टेल्यूराइड्स में पाए जाते हैं। जो सल्फर ओर्स के सल्फाइड ओर्स के अंदर होते हैं मेटल सेलेनाइड्स और टेल्यूराइड्स के अंदर सेलोरियम टेल्यूरियम मिल जाते हैं वहाँ से। पोलोनियम जो है वो नेचर के अंदर डीके प्रोडक्ट होता है थोरियम और यूरेनियम का, ठीक है। अब क्या है इन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP4 होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस में क्या है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक आयनिक रेडियस बढ़ता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वही है कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है। और लेकिन इनका यह है कि इनका ग्रुप 15 से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है ग्रुप 16 की, क्योंकि ग्रुप 15 के पास हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन था इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं ग्रुप 16 से, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से कम होती है ग्रुप 16 वालों की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इसी ज़्यादा रखनी है कि जो सल्फर है उसकी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। और बाकी सारा वही है कि डाउन द ग्रुप जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी, लेकिन सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की हाईएस्ट होती है इस ग्रुप के अंदर। डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, मतलब इस ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा मेटालिक पोलोनियम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम एक टेबल भी दे रखी है तो उस हिसाब से पता चलता है कि ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सेलेरियम और टेल्यूरियम मेटालॉइड्स है और पोलोनियम एक मेटल है, जो हमने भी बात करी थी कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, उसकी हाफ लाइफ 13.8 डेज होती है। ये सारे एलिमेंट ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रॉपी, ऑल दीज सबके सब एलोट्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ होगा क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा है, ठीक है। अब टेबल में हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का जो हमारा है ऑक्सीजन सल्फर के बीच में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन की 55 है तो सल्फर की 393 है सीधा। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि हम इसकी एटॉमिसिटी के बेसिस बता सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, पी पाई बॉन्डिंग होती है उसके अंदर, लेकिन जो सल्फर होता है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एटॉमिसिटी की वजह से सल्फर का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन एलिमेंट से, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो ऑक्सीजन स्टेट्स की बात करें तो बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट्स हो सकते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर +2, +4 और +6 होते हैं, लेकिन +4 और +6 ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन OF2 मॉलिक्यूल के अंदर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है क्योंकि उसके साथ एक उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। सल्फर, सेलोरियम और टेल्यूरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं फ्लोरीन के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ +4 जो होती है इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप इनहर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब ऑक्सीजन गैस का पूरे ग्रुप में सबसे छोटा साइज़ है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वजह से वो H बॉन्डिंग शो करता है और H2S जो है वो नहीं करता। H2O में H बॉन्डिंग होती है और H2O में नहीं होती, यही वजह है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पहला पॉइंट की रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, ठीक है। ऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हाइड्राइड बनाते हैं, H2E टाइप हाइड्राइड, ठीक है। ई यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोरियम सारे हो सकते हैं, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है फ्रॉम H2O टू H2T, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एल्थर डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा तो H+ जल्दी डोनेट कर सकता है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड अब डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है H2O से H2PO, ठीक है। H2O से H2 पोलोनियम तक डिक्रीज़ करती है। अब जो ऑल हाइड्राइड होते हैं एक्सेप्ट वाटर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, जितने भी हाइड्राइड्स हैं सिर्फ ऑक्सीजन के हाइड्राइड को छोड़ के, मतलब वाटर को छोड़ के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है H2S से H2T, ठीक है। अब H एंगल जो होता है हाइड्राइड के अंदर
वो डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज करता है, मतलब सबसे ज़्यादा H2O का होगा, उसके बाद H2S, फिर H2SC, फिर H2T। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है सबसे ज़्यादा H2O की, सबसे कम H2T की। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कौन कितना ज़्यादा, कौन जितना जल्दी डिसोशिएट होगा, उस चीज़ की बात हो तो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, मतलब सबसे ज़्यादा H2TE की होगी और सबसे कम H2O की होगी। H2O टूटना ही नहीं चाहता, लेकिन H2TE जल्दी से टूट जाता है, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हम टेबल में भी देखें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो H2TE की है। अब दूसरा पॉइंट है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं मेनली, EO2 और EO3। यहाँ पर E जो है वो सल्फर से लेकर के पोलोनियम तक हो सकता है, और जो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ बनते हैं इनके वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। O3 और SO2 ऑक्साइड जो है वो गैसेज होती हैं, लेकिन SeO2 जो है, जो O2 है वो सॉलिड होता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप SO2 से TeO2 तक। मतलब कि जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जो TeO2 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रही है इसलिए, ठीक है। अब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो हैलोजन रिएक्शन करते हैं तो मेनली 3 तरीके के बनाते हैं, EX6, EX4 और EX2, ठीक है। स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है ऑर्डर में, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो फ्लोराइड के साथ होगी, इनकी सबसे ज़्यादा फ्लोराइड के साथ होगी, उसके बाद क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। F नेगेटिव से ज़्यादा, फिर Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इनके साथ इनकी स्टेबिलिटी होगी। हेक्सा हैलाइड्स जो हैं उनके अंदर सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड्स जो है वो स्टेबल होते हैं, और ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स जितने भी हैं वो सारे गैशियस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। SF6 जो है वो एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, स्टेरिक रीजन की वजह से एक्सेप्शनली स्टेबल बन जाता है, उसके अंदर सारे मॉलिक्यूल फिट बैठ जाते हैं, स्टेरिक रीजन्स कम होता है उसके अंदर, इस वजह से, ठीक है। अब हमने हेक्साफ्लोराइड पर तो टेट्राफ्लोराइड की बात करते हैं, sp3d होती है इनकी हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं। SF4 जो है वो गैस है, SeF4 जो है वो लिक्विड है, और TeF4 जो है वो सॉलिड है। हमने ऊपर बात करी थी कि SF6 जो है वो स्टेबल है स्टेरिक रीजन की वजह से, ठीक है। तो SF4 गैस है, SeF4 लिक्विड है और TeF4 सॉलिड है। और जो 3 इक्वेटोरियल पोजीशन होती है ना ट्रायंगल बाइपिरामिडल, तो एक इक्वेटोरियल पोजीशन सबसे कोने वाली है, सबसे अलग वाली, उसको लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री होती है सीसॉ ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट Se फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। Se जो है वो डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड नहीं बनाता। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट Se फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड्स। वेल नोन मोनोहलाइड्स आर डायमरिक इन नेचर, मतलब कि जितने भी मोनोहलाइड बनते हैं वो डायमर बन जाते हैं अपने आप ही। जैसे कि SF है, S2F2 बन जाता है वो, वैसे ही Se2Cl2 है, S2Br2 है, Se2Br2 है, ठीक है। और जो ये डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड है इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। जो डायमरिक फॉर्म्स है उनका जब डिस्प्रपोर्शनेशन होता है वो ऐसा होता है, रिएक्शन दे रखी है कि Sc2Cl2, ठीक है, वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा SeCl4 + 3Sc में, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे पहले कंपाउंड होगा डाइऑक्सीजन। तो डाइऑक्सीजन की सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग जो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जैसे क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, परमैंगनेट्स, उनको हीट कर दो तो तुम्हें ऑक्सीजन मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल है KClO3 को हीट कर दो MnO2 की प्रेजेंस में, तो KCl + O2 मिल जाएगा। दूसरा मेथड है थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज सबसे लो आ रहे हैं, ठीक है, उनका थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो, या फिर हायर ऑक्साइड्स ऑफ सब मेटल्स का भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। जैसे Ag2O है वो सबसे लो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, उसका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो Ag + O2 मिल जाएगा, HgO का Hg + O2 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अब तीसरे हैं कि Pb3O4 कर दो तो PbO + O2 मिल जाएगा, ये हायर ऑक्साइड है मेटल का। PbO2 कर दोगे तो PbO + O2 मिल जाएगा। तीसरा मेथड है कि H2O2 एक्वस के ऊपर फाइनली डिवाइडेड मेटल या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करो तो तुम्हें वाटर और O2 मिल जाएगा। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं कैटलिस्ट की फॉर्म में। अब तुम्हें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करनी है तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो ना वाटर का सीधा या फिर एयर का, फिर वाटर का करते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिल जाएगी और एनोड पे O2 गैस मिल जाएगी। इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करना है तो एयर से कर सकते हो। क्या करोगे, सबसे पहले CO2 और वाटर वेपर रिमूव कर देंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग गैसेज हैं लिक्विफाइड कर देंगे, लिक्विफिकेशन कर देंगे जो बाकी की बची गैसेज हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, जिससे हमें N2 और O2 मिल जाएगा। वहाँ से O2 सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले CO2 और वाटर वेपर हटाओ, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बाकी गैसेज को हटा के N2 और O2 कलेक्ट कर लो, बस। अब प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है हमारी डाइऑक्सीजन O2। सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर होती है 3.08 cm3 पर 100 cm3 ऑफ वाटर, और इसी सॉल्युबिलिटी की वजह से ये इनफ सॉल्युबिलिटी है जैसे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो सस्टेन करती है फिशेज़, और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन पे सस्टेन करती हैं, ठीक है। वो 90 केल्विन पे लिक्विफाई हो जाती है जो हमारी O2 90 केल्विन पे, और फ्रीज़ हो जाती है 55 केल्विन पे। फ्रीजिंग पॉइंट 55 केल्विन है, लिक्विफिकेशन पॉइंट 90 केल्विन है।
तीन आइसोटोप होते हैं, O16, O17, O18। O2 जो होती है पैरामैग्नेटिक होती है, बेशक उसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 के अंदर, लेकिन फिर भी इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो O डबल बॉन्ड की होती है वो हाई होती है काफ़ी, 493.4 किलो जूल पर मोल होती है। हमें कुछ रिएक्शन दे रखी है मेटल्स, नॉन मेटल्स और अदर कंपाउंड के साथ। कैल्शियम के साथ O2 करोगे तो CO बनेगा, Al के साथ O2 करोगे तो Al2O3 मिल जाएगा। ठीक है। P4 के साथ O2 करोगे तो P4O10 मिल जाएगा, C के साथ O2 करोगे CO2 मिल जाएगा, Zn के साथ O2 करोगे ZnO प्लस SO2 मिल जाएगा, CH4 के साथ O2 करोगे CO2 प्लस H2 मिल जाएगा। कुछ कंपाउंड्स को कैटेलिटिक ऑक्सीडाइज करना भी पड़ता है, जैसे कि SO2 प्लस O2 करोगे तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट के फॉर्म यूज़ करते हैं तो हमें SO3 मिल जाता है। ये रिएक्शन आगे जा करके प्रोडक्शन में यूज़ होगी सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है। दूसरी है HCl प्लस O2, उसमें CuCl2 डाल दोगे तो Cl2 प्लस H2 मिल जाएगा। ये रिएक्शन भी आगे हम पढ़ेंगे ग्रुप 17 में। ठीक है। अब यूजेस हैं कुछ, तो ऑक्सीजन का यूज़ ना ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में यूज़ होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में यूज़ होती है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, कंबशन और फ्यूल में यूज़ होता है। जैसे कि रॉकेट्स के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो लिक्विड ऑक्सीजन में बर्न करी जाती है, जिससे कि ट्रेमेंडस थ्रस्ट मिलता है। जो हमारे रॉकेट्स होते हैं उनको हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग और माउंटेनियरिंग में भी काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है। हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड ट्रेमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट। अब बात आ गई सिंपल ऑक्साइड्स की। ठीक है। तो भाई कोई भी बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन का किसी और एलिमेंट के साथ उसको हम ऑक्साइड कहते हैं। सिंपल ऑक्साइड दो तरीके के होते हैं, सिंपल या मिक्स्ड। सिंपल का एग्जांपल दे रखे MgO Al2 होते ही। मिक्स्ड ऑक्साइड वो होते हैं जहाँ पे जो मेटल है उसकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो मिक्स्ड एग्जांपल दे रखे हैं Pb3O4 और Fe3O4। ठीक है। सिंपल जो है उसको हम आगे जाके 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं जो पानी के साथ डिजॉल्व होकर के हमें एक एसिड प्रोवाइड करें, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है SO2। वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो H2SO3 मिलता है हमें। ठीक है। वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तब हमें वो H2SO3 देता है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। जनरली जो होते हैं नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी एसिडिक कैरेक्टर शो कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल है Mn2O7, CrO3 और V2O5। इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये भी एसिडिक कैरेक्टर शो कर जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी हाई है। एसिडिक ऑक्साइड्स एग्जांपल रखिए SO2, Cl2O7, CO2 और N2O5। ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स की बात करें तो बेसिक वो हैं जो वाटर मीडियम हमें बेचते हैं। एग्जांपल है Na2O, CO, BaO। CO को जो वाटर मीडियम होते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। अब हम तीसरी चीज़ आती है यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो भैया ये क्या होते हैं, ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है। मतलब दोनों वाटर के साथ मिलेंगे तो एसिड भी देंगे और बेस भी देंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखा Al2O3। चौथी चीज़ आती है न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड? होते हैं जो भाई नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक, कुछ नहीं होते वो। इसके एग्जांपल देखें कार्बन मोनोऑक्साइड NO और N2O। ठीक है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के रिएक्शन देखें, जैसे Al2O3 HCl के साथ वाटर में जब रिएक्ट करता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और क्लोराइड आयन देता है। ठीक है। और वही Al2O3 जब NOH के साथ H2 वही वाटर में रिएक्ट करता है तो वो दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना रहा है, बेस के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना रहा है, मतलब वो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास आता है ओजोन। तो ओजोन इज़ एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। ठीक है। सी लेवल पर ओजोन जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता सी लेवल पर। किलोमीटर हाइट, एटलीस्ट 20 किलोमीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक O2 की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक O2 जो है उससे ओजोन बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में। एटमॉस्फेरिक O2 से ही ओजोन बनता है। अब प्रिपरेशन क्या है कि अगर तुम्हें 2 चीज़ें, या तो तुम्हें 10% कंसनट्रेशन में चाहिए तो क्या करो कि स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन है उसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करवा दो। ठीक है। तो तुम्हें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोन को कहते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज ओजोन। ये जो रिएक्शन होती है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है। डेल्टा H पॉजिटिव होता है इसका। और हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसलिए यूज़ करते हैं ताकि डिकम्पोजिशन से प्रिवेंट कर सके। बिल्कुल तड़कता भड़कता नहीं लेते, साइलेंट लेते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हल्का फुल्का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करते हैं ताकि डिकम्पोजिशन प्रिवेंट कर सके। जो चीज़ है कि तुम्हें 10% से खुश नहीं हो, 10% से ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा कंसनट्रेशन में चाहिए तो बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स का यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्योर ओजोन है वो लिक्विड ऑक्सीजन से सराउंडेड एक वेसल के अंदर कलेक्ट कर ली जाती है। तो प्योर ओजोन होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट 385 केल्विन होता है, यानी कि 112 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ हैं तो भाई प्योर ओजोन जो होती है पेल ब्लू गैस होती है, डार्क ब्लू लिक्विड होती है और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड होती है। अगर वैसे तो ओजोन कम मात्रा में लें ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन 100 ppm से ज़्यादा हो गई तो ब्रीथिंग अनकम्फर्टेबल हो जाएगी, उस वजह से हमें हेडेक और नौसिया हो सकता है। ठीक है। O3 जो है वो अनस्टेबल है O2 से थर्मोडाइनमिकली। O3 से जब हम O2 बनाते हैं तो डेल्टा H नेगेटिव होता है, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं हम। डेल्टा H पॉजिटिव होता है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं हम। इसका मतलब तो डेल्टा G है, डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा H तो डेल्टा G बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है।
डेल्टा O3 से O2 जब हम जाते हैं तो हमने देखा कि डेल्टा नेगेटिव है, मतलब उसमें कोई लिबरेशन होता है हीट का, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है वो एक्सप्लोजिव भी हो सकती है। ठीक है, जो ओजोन है वो ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। क्यों होती है कि वो इजीली लिबरेट कर देती है नेसेंट ऑक्सीजन को। O3 जो है वो O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन भी इजीली टूट जाती है, और वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। PbS प्लस O3 तो PbS4 प्लस O2, आयोडाइड आयन प्लस H2 प्लस O3, OH प्लस H2 प्लस O2, इधर भी ऑक्सीडेशन होगी। Continuity method वाला स्टेजिंग O3 है, ओजोन प्लस एक्सेस ऑफ पीआई सॉल्यूशन का पार्ट विद यूनिट ऑफ है, पीएच 9.2 आयोडीन लिबरेट होती है, उसको हम टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो जाती है थायोसल्फेट से। अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब उस क्वेश्चन में ओजोन है, तो हम क्रिएटिव मेथड। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है जो ओजोनिक गेट प्लेन से एमिट होती है वो भी ओजोन प्रोडक्ट स्ट्रेटोस्फीयर NO+O3 नाइट्रिक ऑक्साइड के SO3 ओजोन के दो नेचुरल स्ट्रक्चर होते हैं, तो ओ बॉन्ड लेंथ सेम होती है, बॉन्ड लेंथ इस तरह की एंगुलर शेप, तो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। O3 यूज एज ऑक्सीडाइजिंग मेकेनिज्म मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4, जब सल्फर डिसइंफेक्टेंट की तरह और स्टरलाइजिंग वाटर, ब्लीचिंग ऑयल्स और आइवरी स्टार्च। अब आया सल्फर, तो सल्फर के बहुत सारे अलग ऑप्शन के लिए वैल्यू के होते हैं। एक होता है येलो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर बोलते हैं, मोनोक्लिनिक को बीटा सल्फर बोलते हैं। रोम्बिक येलो कलर का होता है, मेल्टिंग पॉइंट रोम्बिक का लो होता है, बीटा का कम 385 केल्विन होता है, बीटा का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है 393 केल्विन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है बीटा से 2.06, स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है मोनोक्लिनिक की रोम्बिक से 198। स्टेबल बिलो 369 केल्विन रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल अबव 369 केल्विन, ट्रांसफॉर्मर अल्फा सल्फर बिलो 8, रोम्बिक सल्फर स्टेबल बिलो 369 केल्विन, ट्रांसफॉर्मर बीटा सल्फर अबव दिस। ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बोथ फॉर्म्स पहले फॉर्म प्रोफाइल आती है, तो सल्फर के लिए 369 केल्विन होता है। ठीक है, बोथ फॉर्म्स टू रिप्लेस टेम्परेचर, बोथ फॉर्म्स के अंदर जो फॉर्मूला होता है एसिड होता है, एसिड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, इन बोथ एसिड हैज ब्राउन शेप, दो शेप होती है, द ब्राउन शेप एक चेयर फॉर्म होती है, तो X6 के बाहर आ जाती है साइक्लो X6, राउंड फॉर्म 8 नंबर होती है, S8 के बाहर आ जाती है, एक राउंड नंबर जो होती है ये दो इलेक्ट्रॉन फॉर्म होती है, 6 से 20 सल्फर एटम पर रिंग synthesized in last 2 decades at elevated temperature और एल्टीट्यूड के आसपास S2 जो होता है वो डोमिनेट बन जाता है और वो पैरामैग्नेटिक होता है SO2। अब पहला कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस 7% होना है, इसके लिए बहुत अच्छे से आपको ब्लैक मेथड का होता है कि सल्फाइड को डाइल्यूशन तरीके से एब्जॉर्ब करना है H2 प्लस SO2 प्लस होती है। इंडस्ट्रियल मेथड होता है बाय प्रोडक्ट का रोस्टिंग और सल्फाइड रोस्ट को रोस्टिंग करते हैं, तो दो सारे इलेक्ट्रॉन Fe2O2 प्लस SO2 जो मेटलर्जी के रिएक्शन तो जो अच्छा ऐसे मिलता है उसको ड्राई करके लिक्विफाई करते हैं प्रेशर के अंदर, फिर उसको स्टोर कर देते हैं स्टीम के सिलेंडर से, प्रॉपर्टीज को निकलना होता है कि कॉन्जेंट स्टाइल होती है SO2 हाईली सॉल्युबल वाटर लिक्विफाई फिल्टर के साथ प्रेशर देने पर बॉइलिंग पॉइंट होता है 260 डिग्री के -10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री SO2 प्लस H2O SO3 सल्फर प्लस एसिड होता है, SO2 पानी को सल्फ्यूरस एसिड होता है, SO2 सोडियम सल्फाइड मिलता है, Na2SO3 प्लस H2O क्योंकि Na2SO3 प्लस दोबारा SO2 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है NaHSO3। तो जो वाटर और अल्कली के साथ जो उसका बिहेवियर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है CO2 जैसा कि इनिशियल वाटर अल्कली बिहेवियर को प्रोडक्ट करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और होता है कि SO2 प्लस Cl2 चारकोल के प्रेजेंट में SO2 Cl2 देते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2 प्लस O2 रेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंट में SO3 देता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक प्रोसेस है। मॉइस्ट SO2 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, मॉइस्ट SO3 बिहेव रिड्यूसिंग कन्वर्ट करता है आयरन थर्ड आयन को आयरन सेकंड आयन में, Fe3 पॉजिटिव SO2 प्लस H2O Fe2 पॉजिटिव SO2 नेगेटिव और चार्ज रिएक्शन होती है।
इसी की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसका टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर SO2 कि KNO4 7 सॉल्यूबल को डिकलराइज कर देता है। SO2 प्लस NO4 7 प्लस H2O reduces SO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस NO2 पॉजिटिव, तो KNO4 सॉल्यूशन डिकलराइज होता है, इसका मतलब SO2 प्रेजेंट है। ठीक है। सल्फर, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड इसकी दो फॉर्म होती है, दो कैनोनिकल फॉर्म होती है इसकी, कैनोनिकल शेप होता है, दोनों वाले सेम कैनोनिकल फॉर्म। यूज़ क्या होता है कि H2SO4 NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और CHSO3 सोडियम हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के मैन्युफैक्चर में हम SO2 का यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम में शुगर रिफाइनिंग में SO2 यूज़ करते हैं। वुल और सिल्क की ब्लीचिंग में भी SO2 का यूज़ करते हैं। लिक्विड SO2 एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ होती है बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने के लिए। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होती है, एंटी क्लोर की तरह यूज़ होती है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होती है SO2। आगे ऑक्सो एसिड्स और सल्फर। ठीक है। तो सल्फर बहुत सारे ऑक्सो एसिड होते हैं जैसे H2SO3 H2SO3 H2H2O4 H2SO5 H2XXO6, इसमें X की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक हो सकती है। H2SO4 H2H2O7 H2SO3 H2H2O8। ठीक है। इसके जो कुछ एसिड्स हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, एक्वा सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके ऑक्सो एसिड ज़्यादातर एक्वा सॉल्यूशन पाए जाते हैं या फिर उनके सॉल्ट से बनाए जाते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते डायरेक्ट। स्ट्रक्चर इसके कुछ एसिड का दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का दे रखा है H2SO3। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का दे रखा है H2SO4 पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड पर ऑक्साइड बॉन्ड आ गया H2SO8। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। जितने HO से जुड़े हुए हैं वही बेसिसिटी होती है ऑक्सो एसिड्स की। ठीक है। और जो एस के साथ OH जुड़े हुए हैं तो इसमें से जो H है वो रिड्यूसिंग नेचर प्रोवाइड करता है एसिड को। ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर का सबसे मेन प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में लेता है, इससे मैक्सिमम यूज होती है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से 90 से 90% प्योर H2SO4 हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप है सल्फर को या सल्फाइड को एयर में गर्म करो तो हमें SO2 मिल जाए। ठीक है। उसके बाद SO2 मिलकर उसको SO3 में बदलते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करके इन दोनों का कैटलिस्ट मैग्नीशियम कार्बोनाइड ऑक्साइड B2O5। ठीक है। फिर जो SO3 बन गया उसका एब्जॉर्प्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो हमें H2S2O7 मिल जाता है, जिसे वोलियम देखते हैं। हमने पढ़ा है H2SO7, इसका दूसरा नाम क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। जो हम सबसे पहले स्टेप में SO2 निकलेंगे बिल्कुल, उसको प्यूरीफाई करते हैं, टेस्ट में इम्प्योरिटीज हटाते हैं। ठीक है। जैसे इम्प्योरिटीज में आर्सेनिक की कंपाउंड्स हो सकते हैं। SO2 में SO2 में मिलने करने पर आपको लिखना पड़ेगा परसेंटेज एसिडिक ऑक्साइड। इस प्रोसेस का डेल्टा एसिड नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है नेगेटिव होता है, रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब SO2 में ज़्यादा स्टेबल होती है SO2 को। ठीक है। इसीलिए हम लोग टेम्परेचर हाई प्रेशर में काफ़ी मैक्सिमम SO3 की हीट हमारे रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का डिक्रीज होता है फॉरवर्ड रिएक्शन में, सो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है। लेकिन जो टेम्परेचर उसको ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, वरना जो रिएक्शन है बहुत स्लो। जो H2SNO6 वाला पड़ा था उसके अंदर जो एंट्री 2 से 5 थी, तो उसको पॉलीथाइलिक एसिड कहते हैं। तो नंबर ऑफ एसिड निकालने का प्रॉब्लम था, इतनी भी N है उसमें से नंबर इसका। अब जो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का प्लांट होता है, प्लांट की फिगर दे रखी है पूरी, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 5 मिनट प्रेशर होता है, 2 बार का टेम्परेचर 720 केल्विन होता है। ठीक है। जो हमें वॉल्यूम मिला है H2S2O7 आखिरी में मिला था, तो वापस हम ऐड करके H2SO4 की अलग अलग कंसनट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है। SO3 एब्जॉर्ब होते हैं H2SO4 को, जिससे हमें वॉल्यूम मिलता है। उसके बाद हम डाइल्यूशन करते हैं दोनों वाटर से, जिससे हमें ज़्यादा H2SO4 मिलती है। तो ये जो दोनों प्रोसेस है ना, ये साइमल्टेनियसली कैरिड आउट होते हैं, जिससे कि जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस कॉन्टीन्यूस रहता है और कॉस्ट भी रिड्यूस होती रहती है। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें हमारे इसकी H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84, कलरलेस होता है, ऑयली लिक्विड होता है, डेंस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 280 केल्विन होता है, 10 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है 611 केल्विन होता है। ठीक है। अब जो हमने प्लांट यूज़ करा है जैसे फिगर में दिख रहा है, इसके अंदर जो आर्सेनिक प्यूरीफायर होता है ना, उसके अंदर जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं आर्सेनिक प्यूरीफायर के अंदर। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं कि
लो वॉलेटिलिटी होती है, जो H2SO4 होता है इसकी लो वॉलेटिलिटी है, मतलब वो ज़्यादा भाप बन के उठ नहीं पाता। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, ठीक है, और होता है बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है इसकी, सेपरेट होता है, इसलिए उसकी लो वॉलेटिलिटी होती है। एबिलिटी टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एक्ट को समझने में H2SO4 दो स्टेप यहाँ है, होता है। सबसे पहले स्टेप में कहता है H2SO4 इज H2 हाइड्रोनियम आयन इज HSO4 नेगेटिव, ठीक है। इस प्रोसेस में तो Ka1 होता है, बहुत लार्ज होता है, लगभग 10 से भी ज़्यादा होता है, मतलब Ka बहुत लार्ज है। इसका मतलब H2SO4 लार्जली डिसोशिएट हो रहा है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में, ठीक है। दूसरी स्टेप में HSO4 नेगेटिव को दोबारा वाटर डाल सकते हैं, तो दोबारा हाइड्रोनियम आयन H3 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव मिल जाता है। इस प्रोसेस में Ka होता है वो काफ़ी कम होता है, मतलब इसमें प्रोसेस ज़्यादा होता है, 1.2 होता है। फर्स्ट स्टेप में बताना, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर के अंदर, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव आयन, HSO4 नेगेटिव आयन। उसके बाद है कि साल्ट फॉर्मेशन, तो ये जो ये एसिड है, एसिड फ्रॉम टू सीरीज ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सल्फेट जैसे कि सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, और एसिड सल्फेट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसमें दे रखा है रिएक्शन MX प्लस H2SO4 HX प्लस M2SO4, X की वैल्यू F क्लोरीन और NO3 भी हो सकती है, ठीक है। जो कन्वेंशनल सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। उसका जो कार्बोहाइड्रेट में चेयरिंग एक्शन होता है, मतलब कि H2 खींच लेता है कार्बोहाइड्रेट से, C2H22 11 H2 बनाएगा तो फिर कार्बन H2 भी जाएगा। H2SO4 जो है वो वाटर रेट के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मॉडरेट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, मतलब कि HCl से तो ज़्यादा होता है, लेकिन HNO3 से कम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर उसकी। सल्फ्यूरिक एसिड की लो वोलेटिलिटी यूज़ करता है, लेकिन हम उससे बहुत सारे वोलेटाइल एसिड्स उसके सॉल्ट से दे सकते हैं। सभी जो ऊपर में सभी उसमें H2SO4 बनाए, ठीक है। उससे जो हमें एसिड मिल रहे हैं वो उससे ज़्यादा वोलेटाइल है H2SO4 से, ठीक है। कुछ नेचुरल सेक्रेटरी का मेटल आगे होता है, नॉन मेटल सेक्रेटरी होता है, H2SO4 कंसंट्रेटिव कुछ का CO2 प्लस H2 मिलता है, संपर्क साथ में CO4 कंसंट्रेटिव CO2 H2 मिलता है, कार्बन H2SO4 का मिलता है CO2 प्लस SO2 प्लस H2 मिलता है, ठीक है। उसके बाद यूजेस है, सल्फ्यूरिक एसिड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। एक नेशन की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ इसी बात से पता लगाई जा सकती है कि वो कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ अदर कंपाउंड्स में इंडस्ट्रियल कंपाउंड बनाने में H2SO4 का यूज़ होता है। बल्क ऑफ जो H2SO4 है वो फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ठीक है। अदर यूजेस इसके पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पिगमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में, पेंट्स में, डाई स्टफ बनाने में, ठीक है, डाई स्टफ इंटरमीडिएट बनाने में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ है। मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में जैसे क्लींजिंग मेटल बिफोर इनेमलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वनाइजिंग, इसमें इसका यूज़ है। स्टोरेज बैटरीज में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में H2SO4 यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट्स बनाने में H2SO4 का यूज़ होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट बनाने, और लैबोरेटरी में तो यूज़ होता है टाइट्रेशन में और बाकी चीज़ों, ठीक है। अब हमारे पास आ गए ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। तो आप सबको पता है ग्रुप 17 को एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं, ठीक है। हैलो मतलब होता है सॉल्ट और जीन्स मतलब होता है बॉन्ड, मतलब हैलोजेंस सॉल्ट प्रोड्यूसर्स के नाम पर इनका नाम पड़ा है, ठीक है। हैलोजेंस होता है मेटल्स की तरह ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। ग्रुप 1 और 2 की तरह वो सिमिलैरिटी दिखाते हैं अपने अंदर, आपस के एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप के अंदर उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी होती है, जैसे ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स में थी, ठीक है। ये सिमिलैरिटी बाकी एलिमेंट्स में नहीं पाई जाती है, अदर ग्रुप्स की पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 1 और 2 और हैलोजेंस में ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा फ़र्क आता है इनके अंदर, रेगुलर ग्रेडेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर ग्रुप 7 के अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसाइन, ठीक है। तो एस्टेटिन और टेनेसिनिन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एस्टेटिन एंड टेनेसिन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अक्यूरेंस सब बता रखा है, ठीक है। तो अक्यूरेंस में क्या है कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो ज़्यादा अबंडेंट है ब्रोमीन और आयोडीन के मुकाबले, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि फ्लोरोस्पार CF2 क्रायोलाइट Na3LF6 और फ्लोरोएपेटाइट 3 Ca3PO4 2.CaF2 और स्मॉल क्वांटिटी सॉइल, रिवर वाटर, प्लांट्स, बोन्स और टीथ एनिमल्स में भी पाया जाता है, टीथ ऑफ एनिमल्स में भी पाया जाता है। सी वाटर के अंदर क्लोराइड्स होता है, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सी वाटर जो है वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है 2.5% बाय मास। सी वाटर इज अ सोडियम क्लोराइड को सॉल्यूशन 2.5% बाय मास। Deposits of dry earth sea contains compound like sodium chloride और कार्नलाइट। तो कार्नलाइट का जो फॉर्मूला होता है KCl.MgCN2.6H2, ठीक है। Certain form of marine life also contain iodines in their system like seaweed, soda में तक 0.5% आयोडीन होता है, ठीक है। और जो चिली साल्ट पेट्रे है, चिली साल्ट पेट्रे का आना है द नेम ऑफ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, उसके अंदर भी लगभग 0.2% तक सोडियम आयोडेट होता है, ठीक है।
बहुत सारी इंपॉर्टेंट एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 एलिमेंट्स के हमें दे रखे टेबल के अंदर। टेनेसीन की हमें प्रॉपर्टीज नहीं दे रखी, बाकी एस्टेटीन तक हमें दे रखी है प्रॉपर्टी, ठीक है। टेनेसीन इज़ अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एस्टेटीन तो नॉर्मल नेचुरल होता है, टेनेसीन इज़ अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इट्स सिंबल इज टीएस, एटॉमिक नंबर इज 117। डिन नील हैप्टियम को ही हम टेनेसीन कहते हैं। एटॉमिक मास 294 होता है। इलेक्ट्रॉन का रेफरेंस रेडॉन 5f14 60 10 7s to 7p5 होता है। इसके बहुत ही स्मॉल अमाउंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं आर्टिफिशियली। ऑल्सो इसकी हाफ लाइफ जो होती है मिली सेकेंड्स की होती है, ठीक है। इसलिए हम इसकी केमिस्ट्री आज तक इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अब ये टेबल आ गई, तो भाई इस टेबल में भी देखें तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, रेडियस बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन तक दे रखा है। कोवेलेंट रेडिएशन डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी डाउन द ग्रुप, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाली है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। फ्लोरीन से ज़्यादा होती है क्योंकि इंटरनल डोपेशन होता है फ्लोरीन के अंदर। और बाकी फिर फ्लोरीन के एक्सेप्शन के बाद बाकी भी डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता ही है कि फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द होल पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 फ्लोरीन की होती है, उसके बाद डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी फिर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग, अब F2Cl2 Br2 और I2 है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज लिखी है। तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, सेम रीजन की वजह से। डेंसिटी जो है वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। उसके बाद डिस्टेंस एक्स बॉन्ड के बीच में भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, साइज बढ़ता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Cl2 की होती है, फिर Br2 की होती है, फिर F2 की होती है और फिर I2 की होती है। Cl2 से उससे कम Br2, फिर उससे कम F2, फिर उससे कम I2। वही स्टेरिक रीजन और रिपल्शंस की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक नॉन पे रिपल्शंस की वजह से, ठीक है। उसके बाद इधर पोटेंशियल से रखें, रिडक्शन पोटेंशियल के डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है फ्लोरीन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कमीशन पर लेट आयोडिक रेडियस कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वही बात है कि क्लोरीन से ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स फ्लोरीन का होता है, ठीक है। तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं गेन कर पाता, तो ज़्यादा एनर्जी भी नहीं यूज कर पाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। इसमें प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, तो वेरिएशंस दिखे, जैसे हमें काफ़ी कुछ वेरिएशन दिखे। वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड और आयोडीन इज अ सॉलिड, ठीक है। देन मेल्टिंग पॉइंट है स्टीलिंग गैस विद नंबर जो कि हमने देखा डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, इट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विजिबल रीजन विच रीजन एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। बायोजॉम में डिफरेंट क्वांटम ऑफ रेडिएशन डे डिस्प्ले डिफरेंट कलर्स, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या कलर है। तो F2 है उसका येलो कलर होता है, Cl2 का ग्रीनिश येलो कलर होता है, Br2 का रेड कलर होता है और I2 का वायलेट कलर होता है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन वो सॉल्युबल होते हैं वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। वाटर में स्पेरिंगली है लेकिन ऑर्गेनिक में अच्छे से सॉल्युबल है, जैसे क्लोरोफॉर्म, CCl पर कार्बन डाइसल्फाइड जीएस्टोन और भी काफ़ी हाइड्रोकार्बन, और उनके अंदर घोल के वो कलर सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है। और हमने इसमें वही बातें रखें कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन F2 की जो है वो कम होती है क्लोरीन और ब्रोमीन से, वही है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फ्लोरीन की लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन से। उसके बावजूद फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन से, क्यों? इसके दो रीजन होते हैं कि लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है F2 का, हमने सबने पढ़ा, और F2 की कम होती है, ठीक है। और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F नेगेटिव, हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी F नेगेटिव होती है। इसी दो रीजन की वजह से फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन से, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स का है, तो हमें जैसे पता है कि हाइड्रोजन जो है सारे के सारे हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोरीन सिर्फ -1 कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो बच्चे फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वो +1 भी कर सकते हैं, +3 भी कर सकते हैं, +5 भी कर सकते हैं, +7 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि दे रखा है इधर कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को, तभी हमें पता चलेगा हाइड्रोजन जो है वो स्मॉल एलिमेंट होने चाहिए उनके साथ जो अटैच हो रहा है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन एटम्स होने चाहिए। जैसे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर जो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है काफ़ी हाई होता है हैलोजेंस का, ठीक है। ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स में भी यही होता है, ठीक है। +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्साइड्स
और ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन एटम के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है उसके वैलेंस शेल में, और ना इधर वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, इसलिए और वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिट करता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +3 अकर्स इन द ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन ओनली। ठीक है, सारे के सारे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स सारे रिएक्ट करके हैलाइड्स बना लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर बन जाता है। खुद को रिड्यूस करेंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है। ठीक है, यहाँ तक कि वो अदर हैलाइड आयंस को भी ऑक्सीडाइज कर देती है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, और सॉलिड फेज में भी वो ऑक्सीडाइज कर देता है। इतना भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है F2 हमारा। ठीक है, इन जनरल जो होता है एक हैलोजन एक हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज करता है जो उससे हायर एटॉमिक नंबर का है, जैसे कि F2 Cl और Br और I का कोई हैलाइड आयन तो उसको कर सकता है। Cl2 F को नहीं कर सकता, लेकिन Br और I को कर सकते हैं। भाई Br जो है वो अपने से ज़्यादा हाई एटॉमिक नंबर वाला, जैसे कि I को कर सकता है। ठीक है, अब क्या है कि नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजेंस की एक और तरीके से देखी जा सकती है कि फ्लोरीन जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन लिबरेट करता है, लेकिन जो क्लोरीन और ब्रोमीन है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक और हाइपोहेलस एसिड्स बनाता है। ठीक है, रिएक्शन जो आयोडीन की वाटर के साथ होती है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान करने वाली कि I नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है ऑक्सीजन से एसिडिक मीडियम में, जस्ट रिवर्स ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व बाय फ्लोरीन। जैसे जो रिएक्शन देखिए इसमें जो फर्स्ट और 4 है ये एक्जैक्टली अपोजिट है। F2 H2 के साथ करोगे तो तुम्हें F नेगेटिव फ्लोराइड आयन और O2 मिल रहा है, लेकिन आयोडाइड आयन को अगर तुम्हें रिएक्ट करवाना है तो O2 से रिएक्ट करवाओगे तब जाके तुम्हें I2 और वाटर मिलेंगे, बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन से। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन है कि हमने पढ़ा कि फ्लोरीन तो डायरेक्ट O2 दे रहा है, लेकिन जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो O2 नहीं देते, वो या तो हाइड्रोहेलिक या हाइपोहेलस एसिड्स देते हैं। ठीक है, एक्सी वैल्यू Cl और Br नाम इस बिहाव फ्लोरीन। ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स की तरह पीरियोडिक टेबल के जो कि सेकंड पीरियड में होते हैं, फ्लोरीन की भी एनॉर्मस बिहेवियर है। ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हायर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हायर देन एक्सपेक्टेड। और आयोनिक रेडियाई फ्लोरीन का आयोनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लोअर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो HF होता है वो लिक्विड होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन 20 डिग्री सेल्सियस, और बाकी जितने भी होते हैं HCl H2 और HI वो गैसेज होते हैं। HF सिर्फ लिक्विड होता है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें तो HF की सबसे ज़्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, मतलब HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, HF उससे का। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट HI का होना चाहिए, सही बात है, लेकिन इधर एक चीज़ हो गई कि HI के बाद HF का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि H बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद फिर HBr और फिर HCl। बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है HF का, पूरे ग्रुप में होना चाहिए था HI का, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद फिर HI, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, अब आएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके अनस्टेबल होते हैं। क्लोरीन 2 ऑक्साइड बनाता है बस, OF2 और O2F2, लेकिन रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे थर्मली स्टेबल OF2 होता है बस, O2F2 नहीं होता। OF2 इस थर्मली स्टेबल है 298 केल्विन। ये ऑक्साइड्स होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं वो ऑक्सीजन फ्लोराइड्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की ऑक्सीजन से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की ऑक्सीजन से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो O2F2 होता है, ठीक है, जो O2F2 होता है वो जो OF2 और O2F2 जो होते हैं वो दोनों जो होते हैं वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। लेकिन एक बात है कि जो O2F2 होता है वो प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है PuF6 में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है जब हमें जो न्यूक्लियर फ्यूल स्पेंड हो चुका है, खर्च हो चुका है, उसमें से अगर हमें प्लूटोनियम निकालना है एज PuF6 की फॉर्म में, तो इस रिएक्शन यूज़ करते हैं। प्लूटोनियम प्लस O2F2 गिव्स प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड, और फिर जो हेक्साफ्लोराइड है इसको हम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि उसके बाद देखा है ठीक है, हाँ, उसके बाद है कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्साइड होते हैं, इसमें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 से +7 के बीच में हो सकता है। ठीक है,
बहुत सारे काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म बाय हैलोजेंस है उसका ऑर्डर आया, वो आया कि आई के जो भी ऑक्साइड्स बनेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, उसके बाद फिर क्लोरीन के और फिर ब्रोमीन के। आई, क्लोरीन और फिर ब्रोमीन स्टेबिलिटी ऑर्डर है ऑक्साइड्स फॉर्मेशन का, ठीक है। हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। क्लोरीन के ऑक्साइड होते हैं Cl2, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और टेंड टू एक्सप्लोड होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक भी होते हैं, ठीक है। ClO2 जो है ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है पेपर पल्प और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी। ClO2 इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स है BR2, BRO2, BRO3 वो कम स्टेबल है। हमने अभी देखा था कि आई के सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन की, ठीक है। लीस्ट स्टेबल हैलोजन है ऑक्साइड्स है, उन्होंने कम चाहिए था लेकिन वो सबसे ही कम हो गए, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि भाई ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल हो गए है, इज़ द लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स, तो इसको मिडल रो एनोमली कहते हैं। तो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स होते हैं वो जो लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो काफ़ी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। आयोडीन के ऑक्साइड्स I2O4, I2O5 और I2O7 जो होते हैं वो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग पे। I2O5 जो होता है वो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। I2O5 Cl2O होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ ऑफ ब्लीचिंग एजेंट की तरह, और I2O5 होता है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में यूज़, I2O5, ठीक है। रिएक्टिविटी मेटल्स से रिएक्टिव मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। ब्रोमीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है, रिएक्शन दे रखी है। आयनिक कैरेक्टर जो है हैलाइड्स का डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप फरांस रूल की वजह से, ठीक है। जैसे MF का सबसे ज़्यादा, फिर MCl का, फिर MBr का सबसे कम, MI का, इधर M मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। अगर मेटल की एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है तो हैलाइड्स जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे आर मोर कोवेलेंट देन वन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ मेटल इज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, द हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट देन द वन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि SnCl और PbCl4 और SbCl5 और UF6 ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं SnCl2, PbCl2, SbCl3 और UF4 से, ठीक है। अब जैसे कि मेटल के साथ हो कि आप रिएक्टिव हैलोजन टू हैलोजन, इनको इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। हम इसके आगे बारे में पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। हैलोजन अपने आप में कंपाउंड होकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई होता है, जैसे हम आगे पढ़े थे हमने X3, XX3 XX5 एंड XX7। यहाँ पे जो X है वो लार्जर साइज हैलोजन है और X जो है वो स्मॉलर साइज हैलोजन है, ठीक है। इसके बाद आया सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरीन के बारे में, ठीक है। तो भाई क्लोरीन के बारे में बात करेंगे तो क्लोरीन जो है वो शीले ने डिस्कवर्ड करा था बाय द एक्शन ऑफ HCl और MnO2, ठीक है। HCl और MnO2 के रिएक्शन जब करवाते हैं तो MnCl2 + Cl2 + H2 मिलता है। तो यहाँ से शीले ने डिस्कवर करा था, डेवी जो था उसने इसका एलिमेंट्री नेचर बताया था और इसका नाम सजेस्ट करा था क्लोरीन। क्लोरीन क्यों इसका नाम सजेस्ट करा, क्योंकि जैसे हमने आगे पढ़ा था कि इसका जो कलर होता है Cl2 का ग्रीनिश येलो होता है, उस वजह इसका नाम क्लोरीन पड़ा, क्योंकि ग्रीप में इसका नाम होता है F2 का येलो कलर होता है, Cl2 का ग्रीनिश येलो होता है, Ar2 का रेड होता है और I2 का वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर वो भी क्लोरीन से बनाता है। इसकी थोड़ी रिएक्शन देख लिए। प्रिपरेशन सबसे पहले जो शीले साफ की रिएक्शन MnO2 + HCl, MnCl2 + Cl2 + H2, लेकिन हम HCl की बजाय कॉमन सॉल्वेंट कंसनट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे NaCl + H2SO4 + MnO2 गिव्स MnCl2 + NaHSO4 + H2O + Cl। हाईलाइट और डाउन द ग्रुप सबसे ज़्यादा MF होता है, आयनिक सबसे कम MI होता है, वदांस रूल की वजह से बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। लेकिन अगर मेटल एक ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है तो जो हाईलाइट्स हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं, हाईलाइट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब क्लोरीन है, क्लोरीन जो है शीले ने डिस्कवर कराता है, HCl रिएक्शन करवाई थी MnO2 के साथ तो क्लोरीन मिल गया था उसे। डेवी ने उसका एलिमेंट्री नेचर असिस्ट करा और सजेस्ट करा हम क्लोरीन उसके कलर से आया ग्रीनिश येलो कलर होता है क्लोरीन का, उसी को क्लोरॉस से क्लोरीन आया। प्रिपरेशन है MnO2 + HCl, MnCl2 + Cl2 + H2 शीले ने जो यूज़ करा था। लेकिन आजकल HCl की जगह हम NaCl और H2SO4 को यूज़ कर सकते हैं। NaCl + H2SO4 + MnO2 जैसे MnCl2 + NaHSO4 + H2O + Cl2। HCl को कि MnO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो KCl + MnCl2 + H2O + F5Cl2 मिल जाएगा। ये भी एक तरीके से हम Cl2 को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो KMnO4 सोल्यूशन है वो डिकलराइज हो जाता है, +7 से +2 जा रहा है ना। अब हो गए तबीयत वाले मेथड्स आ गए मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इंडस्ट्रियल कैसे बनाओगे तो डीगन्स प्रोसेस में क्या करो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन करवा दो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक CuCl2 एट 723 केल्विन, ठीक है, 550 डिग्री सेल्सियस पर। CuCl2 से कैटलिस्ट प्रेजेंट है हवा के अंदर, HCl का ऑक्सीडेशन करवा दो, Cl2 + H2 मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो ब्राइन की, कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे तो क्लोरीन एनोड पे मिल जाएगा, है। उसके बाद प्रॉपर्टीज आ गई। ग्रीनिश येलो गैस होती है, ठीक है। क्लोरीन जो होती है ग्रीनिश येलो गैस होती है, पंजेंट स्मेल होता है, सफिकेटिंग ऑड्योर होता है, 2 से 5 टाइम्स हैवियर होती है एयर से, ठीक है। ईजिली लिक्विफाई हो जाती है ग्रीनिश येलो लिक्विड के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट इस लिक्विड का 239 केल्विन होता है,
सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर क्लोरीन, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल के साथ अलग रिएक्शन देती है, रिएक्ट कर जाती है। एल्यूमिनियम के साथ AlCl3 बना दिया, सोडियम के साथ NaCl बना दिया, Fe के साथ FeCl3 बना दिया, P4 के साथ PCl3 बना दिया, एसिड के साथ H2Cl2 बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसकी हाई ग्रेड हाई एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन जहाँ भी मिलेगा लपक लेगी, जैसे कि कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनके साथ जाकर के HCl बना लेती है, H2 + Cl, H2 + Cl2 Cl + S और C10H16 + Cl2 इस HCl + 10 कार्बन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ गई इधर, ठीक है। कोल्ड और डाइल्यूट अल्कली के साथ क्लोरीन रिएक्ट करती है तो वो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट बनाती है, लेकिन वहीं हॉट और कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो क्लोराइड बनाएगी, लेकिन क्लोरेट बनाएगी साथ में, ठीक है। NaOH + Cl2 अगर कोल्ड और डाइल्यूट है तो NaCl तो बनेगा, लेकिन NaOCl बनेगा जो कि हाइपोक्लोराइट है। NaOH हॉट और कंसनट्रेटेड है तो NaCl तो अपने करेंगे, साथ बनेगा NaClO3 जो क्लोरेट है, क्लोरेट आयन है, ठीक है। स्लेट लाइन के साथ रिएक्ट करके एस ब्लॉक के अंदर रिएक्शन है, स्लेट लाइन के अंदर रिएक्ट करके ये ब्लीचिंग पाउडर बनाती है, COH का उल्टा Cl2 COCl2 + Cl2 + 2H2। कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2, ठीक है। उसके बाद है कि क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करती है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। सैचुरेटेड जो है सिंगल बॉन्डेड जो है उनके साथ तो वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगी, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड आ गया उनके साथ वो एडिशन प्रोडक्ट दे देगी। CH4 + Cl2 UV के प्रेजेंट में CH3Cl + HCl C2H4 डबल बॉन्ड इसमें Cl2 डालोगे C2H4 Cl2, इधर हो गया एडिशन प्रोडक्ट, ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन। क्लोरीन अगर एक जगह जमा पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, स्टैंडिंग है, तो अपना येलो कलर लूज़ कर देता है। क्यों यूज़ करता है? क्योंकि HCl और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है, ठीक है। अब जो हाइपोक्लोरस एसिड बना है ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लीचिंग एक्शन का। क्लोरीन का एक ब्लीचिंग एक्शन होता है कि वो किसी भी चीज़ पर पड़े तो उसका कलर निकाल लेता है, तो वो क्यों होता है? इसी ऑक्सीजन की वजह से होता है, नेसेंट ऑक्सीजन HOCl रिलीज़ करता है, ठीक है। क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, फेरस को फेरिक में बदल देता है, सल्फाइड को सल्फेट में बदल देता है, सल्फर ऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देगा, आयोडीन को आयोडेट में बदल देगा, ठीक है। अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा और आयोडिक एसिड बना देगा। FeSO4 H2SO Cl2 Fe2SO4 का होल थ्राइस + HCl, सल्फेट को सल्फाइड में बदल दिया, सल्फाइड FeSO4 है उसको उसने सल्फेट में बदल दिया, ठीक है। और फेरस को फेरिक में बदल दिया। Na2SO3 + Cl2 + H2 है तो Na2SO4 + HCl कर दिया, ठीक है। मतलब सल्फाइड जो था SO3 उसको उसने SO4 सल्फेट में बदल दिया। SO2 है, ठीक है। वाटर के अंदर रिएक्ट करवाओगे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। I2 है, वाटर के अंदर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आयोडिक एसिड HIO3 मिल जाएगा और HCl मिलेगा साथ में। क्लोरीन पावर ब्लीचिंग एजेंट बात करी थी, ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू ऑक्सीडेशन, नेसेंट ऑक्सीजन जो निकलती है वो ऑक्सीडेशन करवाती है, उस वजह से ब्लीचिंग एजेंट होता है। वेजिटेबल ऑर्गेनिक मैटर मॉइस्चर के प्रेजेंट में ब्लीचिंग इफेक्ट जो क्लोरीन का होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है। वेजिटेबल ऑर्गेनिक मैटर को वो ब्लीच कर देती है मॉइस्चर के प्रेजेंट में। Cl2 + H2O HCl + O नेसेंट ऑक्सीजन जो मिला, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन कलर सब्सटेंस का रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन करवा देता है और कलरलेस सब्सटेंस बना देता है। जो क्लोरीन का ब्लीचिंग जो इफेक्ट होता है वो परमानेंट होता है। अब यूजेस क्या है क्लोरीन के, ठीक है। तो क्लोरीन के क्या है कि क्लोरीन के यूजेस होते हैं कि ब्लीचिंग की तरह यूज़ हो रहा है, वुड पल्प की तरह, ठीक है। पेपर और रेगन बनाने में यूज़ होता है काफ़ी, वुड का जो पल्प निकला है उसे पेपर बनाना है तो क्लोरीन का यूज़ करते हैं। कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लोरीन का यूज़ होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और प्लेटिनम में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ डाइड्रग्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में सच है CCl4 CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड DDT और रेफ्रिजरेंट बनाने में भी यूज़ होता है क्लोरीन का। स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ होता है, UV रेडिएशन के साथ स्टरलाइज करता है ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक है। और पॉइजनस गैसेस भी बनाने में यूज़ होता है, जैसे कि फॉस्जीन COCl2 और टीयर गैस जैसे CCl3 NO2 और मस्टर्ड गैस जैसे Cl CH2 CH2 SCH2 CH2Cl। दूसरा कंपाउंड हमारे पास है HCl। तो ग्लोबर ने HCl को प्रिपेयर करा था बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4। NaCl + H2SO4 करेंगे 420 केल्विन पे तो NaHSO4 मिलेगा और HCl मिल जाएगा। डेवी ने क्या करा कि ये शो करा कि कंपाउंड जो है वो H और Cl से मिलकर बना हुआ है। ग्लोबर ने बनाया था, प्रिपेयर करा था, डेवी ने बताया कि H और Cl से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। प्रिपरेशन दे रखी है वही ग्लोबर वाली। NaCl + H2SO4 420 केल्विन पे NaHSO4 + HCl, एंड फिर जो NaHSO4 बना हुआ है NaCl का दोबारा करके 683 केल्विन पे Na2SO4 + HCl दे देगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ HCl की क्या होती हैं? ईजिली लिक्विफाई हो जाती है, कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल होती है, एक्सट्रीमली सॉल्यूबल होती है वाटर के अंदर, फ्रीजेस टू वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन होता है। HCl का फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन होता है। उसके बाद जो फ्रीज होती है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में होती है, ठीक है। HCl + H2O करेंगे तो हमें हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिल जाएगा, ठीक है। इसका Ka जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लार्जली डिसोशिएट होती है वाटर के अंदर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 189 केल्विन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि
कि क्या है कि NH3 के साथ HCl रिएक्ट करके NH4Cl देता है, वाइट फ्यूम्स बनती है इसकी। ठीक है, ये HCl का डिस्टिंग्विश टेस्ट हो सकता है कि NH3 के साथ रिएक्ट करा हुआ है जो गैस निकल रही है, अगर वाइट फ्यूम्स NH4Cl की मिल रही है तो HCl है। एक्वा रिजिया क्या होता है कि 3:1 में 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3 को मिक्स कर देते हैं तो एक्वा रिजिया बनता है, जो कि नोबल मेटल जैसे कि गोल्ड प्लेटिनम है इनको डिजोल्व करने में यूज़ होता है। रिएक्शन से रखिए, गोल्ड के साथ 4H पॉजिटिव प्लस NO3 नाइट्रेट से जो है और Cl नेगेटिव, तो हमें मिल जाएगा कंपाउंड, सेपरेट हो जाएगा गोल्ड। प्लेटिनम भी इसी तरह से 16H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके 4NO3 के साथ और 18 क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हमें सेपरेट कंपाउंड दे देगा। तो हम डिसॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन के अंदर नॉर्मल मेटल्स को, जैसे किसी रिएक्ट करते हैं वो इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। 3 पार्ट्स में HCl और 1 पार्ट में HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, उसके पास क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है, ठीक है, वो वीकर एसिड के सॉल्ट को डिकम्पोज करता है, जैसे कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स को। ठीक है, जैसे रिएक्शन देखें Na2CO3 HCl डालोगे NaCl+2 + CO2 मिलेगा, NaCO3 पे HCl डालोगे तो NaCl+2 + CO2 मिलेगा, और Na2SO3 पे HCl डालोगे तो NaCl+2 + SO2 मिलेगा। अब यूज़ क्या HCl की क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में, NH4Cl के मैन्युफैक्चर और ग्लूकोज के मैन्युफैक्चर में, ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, कॉर्न स्टार्च के मैन्युफैक्चर में HCl का यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लूज फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक। ठीक है, और मेडिसिन में यूज़ होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह, मेडिसिन में भी यूज़ होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं HCl को। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है कि जब हम HCl को पाउडर्ड आयन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, फाइनली पाउडर्ड आयन के साथ, तो फेरस क्लोराइड बनाता है, फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनाता। तो इसका ये है कि जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो H2 प्रोड्यूस होती है, आयन से रिएक्ट करवाने पे इसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे एसिड को तो H2 प्रोड्यूस होगी, और यही जो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन है प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। ऑक्सो एसिड तो हैलोजन साथ है, क्योंकि फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का स्मॉल साइज है, इसलिए वो सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है HOF, जिसको हम फ्लोरिक 1 एसिड या हाइपोफ्लोरस एसिड भी कहते हैं। लेकिन जो बाकी के हैलोजन से फ्लोरीन के अलावा बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे इनमें से ऑक्सो एसिड मेजॉरिटी ऐसे हैं जो आइसोलेट नहीं कर सकते प्योर स्टेट के अंदर, वो सिर्फ स्टेबल होंगे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर और उनके सॉल्ट्स की फॉर्म में। बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हमें स्टेबल के अंदर भी दे रखे हैं। ठीक है, जैसे हमें सबसे पहले दे रखा है कि HOF बनाता है, फ्लोरीन सिर्फ एक बनाता है HOF, जो कि हमें टेबल से भी दिख रहा है, हाइपोफ्लोरस एसिड या फ्लोरिक 1 एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाते हैं, हाइपोक्रोमस एसिड बनाते हैं, हाइपोआयोडस एसिड बनाते हैं। HOCl जो है और क्लोरीन जो होता है वो सारे एसिड बनाता है। हेलिक 1 एसिड होता है हाइपोफ्लोरस एसिड, हेलिक 3 एसिड होता है क्लोरस एसिड। ठीक है, सिर्फ क्लोरीन ही है जो क्लोरस एसिड बनाता है अकेला, HOClO सिर्फ क्लोरीन बनाता है, बाकी के हेलिक 5 एसिड और हेलिक 7 एसिड। ठीक है, पर हेलिक एसिड भी कहते हैं हेलिक 7 एसिड को, वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर से रखे इन चारों को, ये बता दीजिए हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरीन सिर्फ क्लोरस एसिड बनाता है और कोई क्लोरस एसिड नहीं बनाता है। हेलिक थर्ड एसिड यानी क्लोरस एसिड, HOClO सिर्फ क्लोरीन बनाता है और कोई नहीं बनाता है। क्लोरिक एसिड हमने पढ़ा, ठीक है, उसको हेलिक 5th एसिड भी कहते हैं और परक्लोरिक एसिड हेलिक 7 एसिड भी कहते हैं। इनके स्ट्रक्चर से हैं। ठीक है, अब आ गया इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटरेस्टिंग है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हमने बात करती है कि जिनमें हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हाई होता है। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाने के लिए हमें अलग अलग वॉल्यूम के अंदर, अलग अलग प्रोपोर्शन के अंदर दोनों हैलोजन्स को लेते हैं तो हमें अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं। सेम दो होंगे रिएक्टिव स्पीशीज, लेकिन अलग कंपोजिशन में ले लेंगे तो अलग अलग इंटर हैलोजन कंपाउंड मिल जाएंगे। जैसे कि Cl2 + F2 को इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल वॉल्यूम में लोगे, 1:1 में लोगे 437 केल्विन पे, वो हमें ClF दे देगा। लेकिन Cl2 + F2 को 1:3 में लोगे, F2 को XS में लोगे तो हमें ClF3 मिल जाएगा 573 केल्विन में। ठीक है, I2 + Cl2 को इक्वल वॉल्यूम में लोगे 1:1 में तो ICl मिल जाएगा। लेकिन I2 + Cl2 को 1:3 में लोगे, 3Cl2 लोगे, XS में लोगे Cl2 को तो ICl3 मिलेगा। ठीक है, Br2 को हम लेंगे F2 के साथ, Br2 + 3F2 डाइल्यूटेड विद वाटर तो BrF3 मिल जाएगा, डाइल्यूटेड विद वाटर। Br2 + 5F2 मतलब F2 को SS में लोगे तो BrF5 मिल जाएगा। ठीक है, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, उनकी टेबल दे रखी है। स्ट्रक्चर हम जो है वेस्पर थ्योरी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और है कि इसमें है, हाँ, दे ऑल आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। जितने भी इंटरनेट सारे कोवेलेंट होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर, वोलेटाइल, सारे के सारे वोलेटाइल और सॉलिड और लिक्विड होते हैं 298 रूम टेम्परेचर पे, सिवाय ClF के जो कि गैस होता है। ClF सिर्फ गैस होता है रूम टेम्परेचर में, बाकी जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है ClF को छोड़ के वो सारे वोलेटाइल, सॉलिड और लिक्विड होते हैं। ठीक है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो हैलोजन कंपाउंड रिएक्ट करके उनकी इंटरमीडिएट भी होती हैं, एक्सेप्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो लिटिल हायर होते हैं जितना एक्सपेक्ट किया गया था। और इधर ये नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि
इंटर हेलोजन कंपाउंड इन जनरल जो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज़्यादा कोई नहीं है। इंटर हेलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे हेलोजन से लेकिन एक्सेप्ट फ्लोरीन। दिस इज बिकॉज एक्स डैश बॉन्ड होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड में वीकर होता है एक्सेस बॉन्ड से एक्सेप्ट एफ एफ बॉन्ड को छोड़ के जो बाकी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का बॉन्ड होता है बाकी हेलोजन बॉन्ड जैसे सी एल बॉन्ड BBr बॉन्ड और आई बॉन्ड से उनसे वीकर होता है, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन से। ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस का इसका दे रखा है कि ऑल सारे हाइड्रोलिसिस में जाते हैं हैलाइड आयन डिराइव फ्रॉम स्मॉलर हैलोजन। दो बातें हैं, ठीक है, कि जो हैलाइड आयन है वो किससे डिराइव हो रहा है। ठीक है, हैलाइड आयन है किससे डिराइव हो रहा है। तो देखो हैलाइड आयन से, ठीक है, अगर वो हाइपोहैलाइट बना रहा है जैसे कि एक्स डैश में बनता है हैलाइट बना रहा है जो कि एक्स डैश 3 में बनता है हैलेट बना रहा है जो एक्स डैश 5 में होता है, तो उसके अंदर जो एनायन है नेगेटिव वाला है वो स्मॉलर हैलोजन से आएगा। लेकिन अगर पर हैलेट बना दिया एक्स डैश 7 तो जो एनायन है वो लार्जर हैलोजन से आएगा। ठीक है। और बाकी में हैलाइट में एक्स डैश यानी हैलाइट में हाइपोहैलाइट में हैलेट के अंदर जो है वो स्मॉलर एटम से आएगा, लेकिन पर हैलेट के अंदर एक्स डैश 7 के अंदर जो एनायन है वो लार्जर हैलोजन से आएगा एक्स डैश प्लस H2 एक्स डैश प्लस HOX। ठीक है, वही यहाँ पर जो है हाइपोहैलाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अंदर जो एनायन आया है जो एक्स, ठीक है, वो स्मॉलर वाले से आया है, H के साथ जो एक्स डैश जुड़ा हुआ है वो स्मॉलर वाला है। ठीक है, वैस्पा थ्योरी से हम क्या बता सकते हैं x3 जो होता है उसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें वैस्पा थ्योरी से तो sp3 आएगा। ठीक है, बेंट टी शेप होती है क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। XS5 जो कंपाउंड का स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है और IF7 जो होता है उसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। यूजेस देख ले तो ये जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की तरह यूज होते हैं। ठीक है, दीज कंपाउंड्स कैन यूज एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। कौन? इंटेलिजेंट कंपाउंड। इंटेलिजेंट कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स जैसे कि ClF3 और BrF3 जो हैं, ClF3 और BrF3 जो हैं वो UF6 बनाने में यूज़ होते हैं। जो यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट करते हैं तो UF6 मिलता है हमें। यूरेनियम 235 प्लस ClF3 डालेंगे तो UF6 मिलेगा प्लस ClF मिलेगा। ठीक है, ClF3 and BrF3 are used for the production of UF6 in the enrichment of uranium 235. Why is the ICl more active than I2? क्योंकि ICl में जो बॉन्ड होता है वीकर होता है I बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब इस टेबल से वैसे तो इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि मैं बता देता हूँ कि एक्स डैश जो है सबसे ऊपर जो हमारा टाइप आया एक्स डैश उसके अंदर जो BrF है वो पेल ब्राउन गैस होता है। इस हमने पढ़ा था कि ClF को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो वोलेटाइल लिक्विड और सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। ये सारे अलग अलग टेम्परेचर पे देखा है कि गैस होते हैं लिक्विड होते हैं, वरना ClF सिर्फ गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ClF तो ब्राउन कलरलेस गैस हो गई। जो BrF होता है वो पेल ब्राउन गैस होती है। जो IF होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डिटेक्ट करते हैं बस। जो ICl होता है उसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म जो होती है वो ब्राउन रूबी रेड सॉलिड होती है। अल्फा फॉर्म ऑफ ICl इज़ रूबी रेड सॉलिड और बीटा फॉर्म ऑफ ICl इज़ ब्राउन रेड सॉलिड। IBr जो होती है वो ब्लैक सॉलिड होता है। XX3 डैश टाइप के अंदर जो BrF3 है वो येलो ग्रीन लिक्विड होता है। IF3 जो है वो येलो पाउडर होता है और ICl3 जो है वो ऑरेंज सॉलिड होता है। ICl3 जो है वो जल्दी से डाइमराइज हो जाता है I2Cl6 में जो क्लोरीन ब्रिज डाइमर है। ठीक है, इन पर हैलाइट और ऑक्सी हैलाइड आयन कम्स फ्रॉम लार्जर हैलोजन। ठीक है, थैंक यू।